स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है नंदन और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी कोर के सॉल्यूशन के बारे में। इसके ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सब्जेक्टिव को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर सब्जेक्टिव को मैं कवर करूँगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद ज़रूर सब्जेक्टिव का लाऊंगा, बट इसमें अभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूँ, इससे पहले मैंने और भी सॉल्यूशन करवाए हुए हैं, जैसे हिस्ट्री का मैंने कराया हुआ है, इंग्लिश का कराया हुआ है। इसे देखने से पहले उसे ज़रूर देखना है। ठीक है भाई। चलो तो शुरू करते हैं जल्दी से ताकि ड्यूरेशन भी कम रहे। तो हमारा पहला सवाल है हमारा पहले अपठित बोध है हमारे पास। ठीक है, तो पहले हमें इसे पढ़ना होगा, तो चलो भाई पहले इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमें पूरा पढ़ना है। तो क्या लिखा है लिखा है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं। बेसिकली आपको समझ में आ गया ये कैसा है। ठीक है, तो चलिए भाई इसका पहला क्वेश्चन है और है यहाँ नीचे, अपनी ही नहीं नज़र में है, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इतना था, मुझे लगा उतना। तो पहला सवाल है हमारा कि कवि की क्या अभिलाषा है। तो कवि की क्या अभिलाषा भाई आपको पढ़ने से क्या लगा? सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने की? बिल्कुल ऐसा नहीं है। गरीबों और वंचितों की मदद करने की? हाँ ऐसा है लग रहा। जीवन में आर्थिक संपन्नता प्राप्त करने की? नहीं। मरने से पूर्व? नहीं, ये भी नहीं। हाँ, तो बेसिकली इसका जो बढ़िया आंसर लग रहा है ना, ये गरीबों और वंचितों की मदद करने की। तो हमारा 1 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है हमारा, पद्यांश में किन लोगों को सुखी बनाने का संकल्प लिया गया है? जो लोग गरीब और भिखारी हैं? हाँ जी बिल्कुल। जो लोग असहाय है? हाँ ये भी है। जिन पर किसी प्रकार की छाया नहीं है? ये भी है बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सभी इन सभी के बारे में बात हुआ है इस पद्यांश में। चलो नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पद्यांश में हम किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो हम प्रयुक्त हुआ है भाई देशवासियों के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशवासियों के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार का भाव निहित है? धार्मिक? नहीं। वेदनाम? नहीं। देशभक्ति? भाई देशभक्ति का भाव निहित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास फिर से आ गया है एक गद्यांश। तो यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये है बेसिकली, अरे ये तो झपा गया। चलो ये है, तो पहले हम इसे काम करते हैं बढ़िया तरीके से, इसे ना हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है इसे हम बढ़िया से पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है, शिक्षा से मनुष्य अपने परिवेश के प्रति जागृत होकर कर्तव्याभिमुख हो जाता है, स्व से पर की ओर अग्रसर होने लगता है। निर्बल की सहायता करना, दुखियों के दुख दूर करने का प्रयास करना, दूसरों के दुख से दुखी हो जाना और दूसरों के सुख से स्वयं सुख का अनुभव करना जैसी बातें एक शिक्षित मानव में सरलता से देखने को मिल जाती है। इसलिए साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि पढ़कर विद्यार्थी विद्वान ही नहीं बनता, वरन उसमें एक विशिष्ट जीवन दृष्टि, रचनात्मक और परिपक्वता मतलब मैच्योर का सृजन भी होता है। और आगे क्या है, शिक्षित सामाजिक परिवेश व्यक्ति अशिक्षित सामाजिक परिवेश की तुलना में सदैव ही उच्च स्तर का जीवन यापन करना होता है। मतलब एक यहाँ ना आप देख सकते हो ना, इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है एजुकेशन का और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो यहाँ पहला, स्व से पर की ओर अग्रसर होने का क्या अर्थ है? तो स्व से पर होने की अग्रसर क्या अर्थ है भाई यहाँ? तो इसका अर्थ है बेसिकली परोपकारी हो जाना, काइंड हो जाना। ठीक है, स्व मतलब मैं मेरा, पर मतलब ठीक है दूसरों का, तो ये काइंड हो जाने की बात करता है, परोपकारी हो जाना। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक शिक्षित व्यक्ति समाज में कल्याण के लिए निम्न में से क्या होना अति आवश्यक है? निर्बल की सहायता करना, स्वार्थी होना, दूसरों को दुखों से प्रसन्न होना
और ये सभी, मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन का थीम है ना, जो एक एजुकेटेड पर्सन है और वो समाज का कल्याण करना चाहता है, तो कौन सा ऐसा क्वालिटी है जो इंपॉर्टेंट है। तो निर्बल की सहायता, जो कमजोर, पहला है निर्बल की सहायता करना, कमजोर का हेल्प करना, बिल्कुल स्वार्थी होना, भाई यहाँ स्वार्थी नहीं होगा, यहाँ ना अस्वार्थी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरों के दुखों में से, अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ यार, यहाँ ना ऑप्शन ही, इसका राइट आंसर ये होगा निर्बलों की सहायता करना। यहाँ स्वार्थी होना का सही है, स्वार्थी होना, और दूसरों के दुख से अगर कोई भाई हंस रहा है, प्रसन्न हो रहा है, तो उसे एजुकेटेड पर्सन बोलेंगे, अनएजुकेटेड पर्सन बोलेंगे, उसे अनएजुकेटेड बोलेंगे, वो अच्छा इंसान नहीं होता। इसीलिए 6 का आंसर हो जाएगा ए, निर्बल की सहायता करना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, शिक्षा से विद्यार्थी में किस गुण का विकास होता है। वहाँ आपने देखा था एक वर्ड आया था रचनात्मकता, राइट आंसर हो जाएगा बी, रचनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश किस विषय पर आधारित है। तो आपने देखा ना, ये लगभग शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की ओर इशारा करते हुए, रोजगार और इतिहास भूगोल से कोई मतलब नहीं है। और जो ऑप्शन नंबर ए में है व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा मतलब बिजनेस एजुकेशन जो होता है ना, बिजनेस से रिलेटेड एजुकेशन देना, तो उससे भी कोई रिलेटेड था नहीं, उसमें बिजनेस वगैरह की तो बात हुई नहीं। इंपॉर्टेंस वहाँ शिक्षा का था, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व, इसका इस विषय पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या है हमारा, नेक्स्ट पढ़िए हेडिंग को। हेडिंग है हमारा कि रचनात्मकता, लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भाई आलेख का क्या अभिप्राय होता है। तो आलेख का क्या अभिप्राय होता है, किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो, गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक सूचना, या फिर जिसमें विचार या तथ्य की पुनरावृत्ति न हो, उपरोक्त सभी। तो भाई जो आलेख होता है ना, उसमें मेन इंपॉर्टेंस क्रक्स जो होता है ना, कि भाई वो सच हो, उसके एविडेंसेस हो, ठीक है, और उसे बहुत अच्छे तरीके से ना रिसर्च किया होना चाहिए, ठीक है, और जिसमें ना एक चीज़ को डबल रिपीट नहीं होता है, तो ये होता है एक आलेख का डेफिनेशन। मैंने क्या बोला कि वो सच हो, एकदम उसका एविडेंस होना चाहिए, तो एक सेकेंड, तो तथ्यात्मक तो होना ही चाहिए, विश्लेषणात्मक मतलब उस पर रिसर्च भी हुआ होना चाहिए, ठीक है, रिसर्च, यहाँ गंभीर अध्ययन का भी मतलब वही हो गया रिसर्च, और जिसका ना कंसेप्ट डबल रिपीटेड ना हो, तो तथ्य की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, उपरोक्त सभी 9 का डी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है। तो भाई इसका ना बहुत सिंपल है, उसका ना मनोरंजक होता है, एकदम एंटरटेनिंग होना चाहिए। सो दैट्स वाई सी इज आवर राइट आंसर। 11, क्या है, संपादकीय किसे कहते हैं। तो संपादकीय किसे कहते हैं भाई, संपादक द्वारा लिखा गया, ये ना संपादकीय उसी को कहते हैं ना, कि कोई संपादक द्वारा लिखा गया जो लेटर वगैरह होता है, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, उसी को कहते हैं संपादकीय, ठीक है। तो 11 का बी। नेक्स्ट 12 है, विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब था। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब था भाई, तो ये था आपका 1982 से 1992 में, ठीक है। सो दैट्स वाई ये बी हो जाएगा राइट आंसर। लोकतंत्र का स्तंभ किसे कहते हैं, तो भाई मीडिया को कहते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ है भाई, आप इसे ऐसे समझिए, फ्रीलांसर में क्या, फ्री मीन्स इंडिपेंडेंट, मीन्स स्वतंत्र पत्रकार, ठीक है, इसका आंसर हो गया। चलो 15 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम, अपने मॉडल सेट का आधा 50% अब हम कवर कर चुके हैं लगभग। ये हमारा सवाल है, मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी सीमा क्या होती है। तो सबसे बड़ी सीमा होती है ना, कि जो घटना तुरंत होता है ना, उसको हम लोग मतलब तुरंत ना प्रचार नहीं कर सकते, उसके बारे में बता नहीं सकते। तो दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव, ठीक है। तो यहाँ तक हमने भाई आधा मॉडल सेट पूरा कर लिया है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। पीटीआई क्या है भाई, तो पीटीआई ना एक समाचार एजेंसी होती है, ठीक है, ये आप याद रखें, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा समाचार एजेंसी, पीटीआई। अब क्या है, पाठ्य पुस्तक बुक से सवाल है, क्या कह रहे हैं ना, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो भाई चलो पढ़ लेते पहले, है क्या यहाँ लिखा हुआ, ये पहले देख लो। यहाँ लिखा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हो किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर में विह्वलता है
दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बेसिकली ये लिया गया है, ये आपको बताना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, आप ऐसे करके ढेर सारे पद्यांश को याद रखें, उसके राइटर्स को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं हर साल। 17th क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त पंक्तियों की रचयिता कौन है? मतलब इसका लेखक का नाम पूछा है, तो ये ना हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है इसे। आलोक धनवा रघुवीर सहाय से कोई मतलब नहीं है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा अलंकार है? आप एक बात हमेशा रखें, याद रखें, रिपीटेड जो होता है ना, जल्दी जल्दी, ये देखो रिपीटेड है, और भी होता है ना जो रिपीटेड होते हैं उनको कहते हैं ना पुनरावृत्ति प्रकाश। पुनः मतलब क्या होता है? पुनः मतलब फिर से मतलब रिपीटेड, जल्दी जल्दी रिपीटेड, जैसे यहाँ रिपीट है जल्दी जल्दी, दैट्स वाई इसका ये आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है, यहाँ मुझसे कौन है? तो यहाँ भाई कवि है, मुझसे है कवि। कवि का मतलब मीन है, मुझसे मीन है यहाँ पे कवि को डिनोट कर रहा है ये। 20 नंबर है, यहाँ किस प्रकार के अभिव्यक्ति की बात की जा रही है? पारिवारिक जीवन बिताने वाले व्यक्ति की, एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की, सन्यासी के जीवन बिताने वाले व्यक्ति की। तो भाई दिन जल्दी जल्दी ढलता है मीन्स ये ना कोई एक अकेला व्यक्ति है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट सवाल है हमारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। और भाई ये है कैसा? तो चलो इसे पढ़ लें हम। ये है कहाँ, यहाँ तक है, चलो क्या है? जिठनियाँ बैठकर लोक चर्चा करती है और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, वह मट्ठा फेरती, कुटती पिसती राधत और उनसी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाटती। जिठनियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गड़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध से मलाई उतारकर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घूगर चबाती। ये था कोई कि भाई मतलब कोई दूध वगैरह खाता है और कोई जो गुड़ में कटौती करके लड़कियां चने बाजरे घूरती चबाती है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा सामाजिक मुद्दा दिखाई पड़ता है? तो बेसिकली लड़के लोग यहाँ दूध खा रहे हैं और जो लड़कियाँ हैं वो चना बाजरा वगैरह खा रही है, तो यहाँ पे दिखाई देता है लिंग भेद। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो ये भक्तिन से ली गई है। ये जो है ना भक्तिन का एक टॉपिक उठा करके आपको दिया गया है, तो आप याद रखें। उसकी लड़कियां चने बाजरे की घूगरी चबाती, यहाँ किस लड़कियां के बारे में कहा गया है? तो यहाँ कहा गया है भाई भक्तिन के बारे में, या फिर जिठनिया के बारे में, या कवित्री के बारे में, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके बारे में कहा गया है भाई? यहाँ भक्तिन के बारे में कहा है। ठीक है, भक्तिन के बारे में। जठनिया नहीं मार देना, जठनिया के बेटे की बात कही गई थी और भक्तिन की बात कही गई थी। और क्या है ये देखो, कलूटे लड़के में कलूटा शब्द क्या है? तो देखना भाई ये ना लड़का कैसा है तो कलूटा है, ये ना तो कैसा बताइए, इसको क्वालिटी बता रही है, क्वालिटी। और जब क्वालिटी कोई बताता है ना तो वो होता है एडजेक्टिव, मीन्स विशेषण। दैट्स वाई विशेषण हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलो भाई 25 नंबर से शुरू करते हैं। 25 नंबर है हमारा, यहाँ पहले लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। इंतजार करते हैं हम आप भी उसके रो पड़ने का, या किसके इंतजार की बात कही गई है? किसके इंतजार की बात कही गई है भाई? क्या है ना, दर्शक का बात किया गया है, उसका इंतजार कर रहा था उसमें। एनसीईआरटी भी आप पढ़ोगे ना तो पता चलेगा। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग रामचरित मानस कांड में किस कांड का वर्णित है? किस कांड में वर्णित है बेसिकली? तो लक्ष्मण मूर्छा, भाई कहा ना कि लक्ष्मण भगवान को ना रावण का तीर लग जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं, और उस समय ना राम जी रोने लगते हैं और हनुमान जी जाते हैं संजीवनी बूटी लाने। तो ये कब हुआ था? जब रावण ने मारा था धनुष लक्ष्मण जी को, इसीलिए ये हो जाएगा लंका कांड, लंका में जो कांड हुआ युद्ध के दौरान। ठीक है, और क्या है, चट्टदा गिडदा का पहलवान की ढोलक शीर्षक अध्ययन से क्या अर्थ? भाई ये जो बेसिकली नहीं चट्टदा गिडदा, इसका बेसिकली है ना मीन है, इसका मीन है कि आजा भिड़ जा चट्टदा गिडदा, ये है इसका मीन। तो दैट्स वाई आंसर हो जाएगा हमारा ए।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर, समाज के विकास के लिए श्रम का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए भाई? जाति के आधार पर नहीं, समाज के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर बिल्कुल नहीं, रुचि के आधार पर, कि भाई जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो वैसा काम करेगा, दैट्स वाई रुचि के आधार पर। 29 क्वेश्चन है हमारा, कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के चरित्र का मुख्य द्वंद्व क्या है? तो क्या है भाई? पढ़ें, पहले ऑप्शन पढ़ें। ऑप्शन में है हमारे सुदृढ़ संस्कार, पाश्चात्य जीवन शैली, अनिर्णय की स्थिति और पारिवारिक तिरस्कार। बेसिकली ना वो जल्दी कोई डिसीजन है ना ले नहीं पाते थे, डिसीजन मेकिंग उनका थोड़ा सा वीक था, इसलिए अनिर्णय की शक्ति इज आवर राइट आंसर। चलो भाई, इसी के साथ हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है जूझ किस शैली की रचना है? जूझ किस शैली, तो जूझना एक ना ये है ऑटोबायोग्राफी, मीन्स आत्मकथा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आत्मकथा। भाई ये थे आज आपके 30 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के सारे 30 क्वेश्चन। आपका मॉडल सेट हिंदी कोर आपका हो गया बिल्कुल पूरा कंप्लीट। आप इसे पूरा देखें, और अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और उन्हें भी दिखाएं और देखें कि भाई आपका ना मैच करेगा ही करेगा एग्ज़ाम में। ठीक है भाई, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पे पहली बार आए हो तो ज़रूर लाइक करके जाएं और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को दबा लेना ताकि भाई नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप बेल आइकन दबाओगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है भाई, तब तक के लिए मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो का सॉल्यूशन लेकर के पॉलिटिकल साइंस का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।